नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, इस बजट में नीतियों में निरंतरता के साथ ही विकसित भारत के विजन का भी दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बताया न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत मंडपम में आयोजित NXT कॉन्क्लेव में कहा, आज देश बन रहा है निर्यात का उभरता हुआ केंद्र। अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर बैठक। गृह मंत्री ने 8 मार्च से सभी रास्तों को खोलने का दिया निर्देश। अवरोध उत्पन्न करने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 में से 50 मजदूरों को निकाला गया। 4 की मौत, 5 अब भी फंसे। तलाशी अभियान जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना का किया निरीक्षण। कहा, 360 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हुआ, बाकी काम भी तेज गति से जारी। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया गया है। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को संपत्ति का अधिकार मिला है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत
करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विविध उद्योगों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख सकते हैं। कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। आज भारत के सुपरफूड, हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। और भारत के वर्कफोर्स से वर्ल्ड फोर्स बनने के बदलाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने बताया कि देश पहले जिन वस्तुओं का आयात करता था, अब वहीं उभरता हुआ निर्यात का केंद्र बन रहा है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की
स्नोपीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हैं, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। और अब आज की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अमित शाह ने 8 मार्च 2025 से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी बात कही। अगली खबर, गुजरात की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट साझा किया है। शनिवार को गुजरात पहुंचे रेल मंत्री ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के 360 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र खंड भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, जिसमें लगभग 2 किलोमीटर की समुद्र के नीचे सुरंग तैयार है। बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके वायाडक्ट के लेवल पे आ गया है और ट्रैक स्लैब पड़ रही है। स्टेशंस का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप एक इस स्टेशन पर हो, ये 3 लेवल पे स्टेशन है, तो ये प्लेटफॉर्म लेवल इसका हाईएस्ट लेवल आया है। छत की डिज़ाइन में बीच में पूरा वेकेंट रखा जाता है, तो जब 350 की स्पीड पे गाड़ी चलती है तो प्रेशर को जब मैनेज करना है तो गाड़ी छत को पूरा कंप्लीट कवर नहीं करती। इतने गर्डर के जो केबल की ट्रे के सबके डिज़ाइन में अलग स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज़ होता है और इसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि जब गाड़ी 350 की स्पीड से चल रही है तो उसके आसपास का जो प्रेशर का एरिया आता है वो प्रेशर से कोई भी केबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन में काम कर रहे श्रमिकों और कामगारों से मुलाकात की, साथ ही उनके साथ जमीन पर बैठे और सेल्फी भी ली। रेल मंत्री ने श्रमिकों के देश निर्माण में योगदान देने के लिए उनको बधाइयां दी। श्रमिक रेल मंत्री से मिलकर काफी अभिभूत नजर आए और जोश में भारत माता की जय के नारे लगाए। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 49वां लेखा दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पीएमएफएम्स के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से आने वाले समय में अन्य सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। PFMS integrates 250 or over 250 external systems such as the GEM portal, the GSTN, Tax Information Network, the TIN 2.0, PM Kisan, and many more such. So 250 external systems are integrated and it serves end to end. So that is how digitalization has spread itself for effectiveness. और वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 140 अरब से भी अधिक आबादी वाला देश, एक ऐसा देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है
और प्रांतीय रूप से निर्वाचित सरकारें हैं। उनकी सभी प्रणालियां यहां हमारे साथियों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं। What better example can there be of cooperative federalism if only we recognize all 31 state treasuries and 40 lakh or over 40 lakh program implementing agencies, enabling unified financial management across states. Look at the dimension. Just look at the dimension of this. A country with over 140 billion population, a country which is the largest democracy, but yet has provincially elected governments. All their systems are integrated and managed by our friends here. और इस अवसर पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स श्याम एस दुबे ने सिविल अकाउंट्स प्रणाली की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 2015 के ऐतिहासिक निर्णय के बाद से डिजिटल भुगतान प्रणाली मजबूत हुई है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी 12 लाख करोड़ रुपए डिजिटल माध्यम से वितरित किए गए, जिससे वित्तीय कार्यों में कोई रुकावट नहीं आई। The year 14-15 marked as a watershed year for the transformation of PFMS into a new avatar, when a landmark decision was taken by the government to integrate all the functions of fuel accounts organization onto the platform of PFMS, and another very important decision to make all the DBT payments under all the schemes mandatory on the PFMS. और वहीं सचिव व्यय वित्त मंत्रालय मनोज गोविल ने कहा कि देश में लेखा प्रणाली को स्वचालित करने का काम तेजी से जारी है। केंद्र और राज्यों के वित्तीय रिकॉर्ड को एक रूप बनाने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। These rules, it is important to emphasize here, also provide guidance to the state government's accounting departments. Many of the state governments do not have full-fledged accounting departments. They do not have that kind of a capability. So whatever we produce as accounting manuals and rules and procedures, many state governments also adopt those. In fact, we are also discussing with the Office of the Comptroller and Auditor General of India the issues related to the harmonization of the union and the state accounting codes and practices. और अब अगली खबर, उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन बचाव अभियान में अभी तक 50 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें से 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। सेना के अधिकारी ने बताया कि बाकी बचे हुए लोगों को भी निकालने का काम चल रहा है। The rescue operation is currently underway, led by the rescue team of IBEX Brigade. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर में चल रही प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करने के लिए कटरा पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले जेपी नड्डा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान बहुत ही तेजी के साथ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बटाला पुलिस ने गांधी कैंप इलाके में कासो अभियान चलाया। एसएसपी बटाला सोहिल कासिम मीर ने बताया कि राज्य में नशे के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟਡ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਡਲਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਐਂਡ ਕਾਰਡਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਹੈ 2025 ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40+ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ, ड्रग ਪੈਡਲर्स ਦੇ बरखिलाफ दर्ज किए हुए हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में अब 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा राजधानी से भी इन वाहनों को बाहर किया जाएगा। जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। और उधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने की बात पर भी बल दिया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी नई दिल्ली क्षेत्र में वसंत ऋतु उत्सव मनाने की श्रृंखला में एनडीएमसी ट्यूलिप उत्सव और पार्क में संगीत समेत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है और अब बारी फ्लावर फेस्टिवल की है। जी हां, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल का शनिवार को उद्घाटन किया। इस मौके पर एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा, सचिव तारिक थॉमस और एनडीएमसी सदस्य अनिल वाल्मीकि मुख्य रूप से मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि पिछले 2.5 सालों में दिल्ली में अद्भुत बदलाव आए हैं। जगह जगह सड़कों पर फूल दिखाई देते हैं। जो हमने सपना देखा था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए, उसमें आप सभी का बहुत योगदान है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने की बात पर भी बल दिया। 2.5 सालों के अंदर जो बदलाव आए हैं वो अद्भुत हैं। जगह जगह पर आपको सड़कों पे फूल दिखाई पड़ते हैं, राउंड अबाउट्स में फूल दिखाई पड़ते हैं, गार्डन्स में फूल दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर एक जैसे बदलाव आ रहा है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जो एक सपना देखा गया था कि दिल्ली को फूलों का शहर बनाया जाए, उसमें हम सफल होंगे। अभी आपने शायद कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने भी कहा है कि दिल्ली को हमें बहुत ही खूबसूरत शहर बनाना है। फ्लावर फेस्टिवल में 36 प्रकार के फूल शामिल किए गए हैं, जिन्हें 10,000 से ज्यादा गमलों में देखा जा सकता है। यहाँ फूलों से बनाई गई विशालकाय जानवरों और पक्षियों की आकृतियां, छोटे छोटे गार्डन और कलात्मक प्रदर्शन भी फ्लावर फेस्टिवल का आकर्षण बने हुए हैं। फ्लावर फेस्टिवल को फूलों के प्रदर्शन और सजावट के लिए 18 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इसमें मुख्य आकर्षण विभिन्न मौसमों के फूल, डहलियां, पेटूनिया, पैंसी, साल्विया, मैरीगोल्ड आदि के फूलों वाले गमले, गमले वाले पौधों का समूह, ट्रे गार्डन, बड़े आकार की हैंगिंग बास्केट शामिल हैं। इसके अलावा फूलों से तैयार महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम के संदेश भी बखूबी दिए गए हैं। एनडीएमसी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल में यहाँ 10,000 से ज़्यादा गमलों में 36 प्रजातियों के फूलों को देखा जा सकता है।
अगर आप भी इस फ्लावर शो में आने का मन बना रहे हैं तो जरूर चले आइए, क्योंकि यहाँ आपको विशालकाय आकृतियों में जानवरों की आकृति देखने को मिलेंगी जो फूलों से तैयार की गई हैं, तो वहीं फूलों के माध्यम से बहुत सुंदर संदेश भी देने के प्रयास किए गए हैं। कैमरामैन प्रमोद देवी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।